चलो अभी टॉपिक है शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है, इन डेज 102 के अंदर ये कवर्ड है। इन डेज 102 वो शेयर बेस्ड पेमेंट पे है। अभी बेसिकली शेयर बेस्ड पेमेंट यानी तुम लोग अपने गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए अगर अमाउंट पे कर रहे हो, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज के लिए अमाउंट पे कर रहे हो, और वो अगर पेमेंट तुम लोग बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर अगर तुम लोग दे रहे हो, ठीक है, या तो अगर तुम लोग कैश ही दे रहे हो, लेकिन कैश का जो अमाउंट है वो शेयर के वैल्यू के साथ लिंक्ड है, शेयर के वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, तो हम लोग उसे बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज कंपनी ने गुड्स परचेस किया, गुड्स या फिर असेट, गुड्स या तो असेट परचेस किया, और उसका जो पेमेंट है वो अपन कैसे कर रहे हैं, तो पेमेंट बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, कोई एक कंपनी ने गुड्स या असेट परचेस किया, गुड्स में जनरल जो गुड्स है वो आएगा, और असेट में कोई भी असेट जैसे बिल्डिंग है या लैंड है या तो मशीनरीज है। ठीक है, और अगर उसका जो पेमेंट है वो हम लोग इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, या तो अपने खुद की कंपनी का, या तो हम लोग इश्यू कर रहे हैं अपने होल्डिंग कंपनी का, या तो अपने सब्सिडरी कंपनी का। मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सपोज ए लिमिटेड है, उसका सब्सिडियरी सब्सिडियरी बी लिमिटेड है। ठीक है, और उसका सब्सिडियरी सी लिमिटेड है। ए होल्डिंग है, ए का सब्सिडियरी बी, बी का सब्सिडियरी सी। सपोज बी लिमिटेड परचेस्ड सपोज मशीनरी, ठीक है, एंड इसका पेमेंट कैसे हो रहा है, तो पेमेंट बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ आइदर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, तीनों में से कोई भी कंपनी का अगर वो शेयर इश्यू करेगा तो भी वो शेयर बेस्ड पेमेंट में काउंट होगा। एग्जाम्पल आ रहा है क्या समझ में एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, अब सेकंड में एग्जाम्पल बनाता हूँ, तो मुझे बताओ कि शेयर बेस्ड पेमेंट है या नहीं है। सपोज बी लिमिटेड परचेस्ड मशीनरी बाय पेमेंट इन ईएमआईस, ईएमआई के थ्रू वो लोग अमाउंट पे करेंगे, तो शेयर बेस्ड पेमेंट में काउंट होगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेयर का कोई लिंक ही नहीं है। अगर तुम लोग ईएमआई में पे कर रहे हो, जैसे अगर असेट खरीदा और उसका ईएमआई ये महीने का सपोज 1 लाख रुपया है, ठीक है, तो वो शेयर के अमाउंट के साथ लिंक ही नहीं है, ना अपन शेयर दे रहे हैं ना शेयर का वैल्यू इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट में काउंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं मैं। सपोज बी लिमिटेड परचेस्ड मशीनरी, amount will be paid equal to market value of equity share of A limited और B limited और C limited। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉइस आ रहा है? यस सर। हाँ सर। देखो ब्रेक होगा तो बताना।
अभी भी आ रहा है ना क्लियर? Yes, Yes, sir. हाँ ओके सर। ओके चलो अभी देखो, बी लिमिटेड ने मशीन परचेज किया, सपोज ये परचेज किया इन द ईयर 2022, ठीक है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पेमेंट करेंगे 2024 में, 2 साल के बाद। और कितना पेमेंट करेंगे? तो सपोज 2024 में वो लोग पे करेंगे 1500 इक्विटी शेयर का, इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड, अमाउंट इक्वल टू 1500 इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड, लेकिन पेमेंट कैश पे ही करेगा, विल बी पेड इन कैश ऑन, ठीक है। वो शेयर से नहीं दे रहे। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने अभी मशीन खरीदा, हम लोग 2 साल के बाद आपको पे करेंगे, लेकिन पेमेंट कितना रहेगा? तो जो 1500 इक्विटी शेयर रहेगा ए लिमिटेड का, उसका जितना मार्केट वैल्यू रहेगा उतना हम लोग अमाउंट पे करेंगे, इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ 1500 इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। तो ये भी शेयर बेस्ड पेमेंट में काउंट होगा, भले ही अपन अमाउंट पे कर रहे बाय पेइंग इन कैश, ठीक है, हम लोग शेयर नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट पे करना है उसका जो टोटल क्वांटिटी रहेगा, कैश कितना पे करना है, वो जो अमाउंट रहेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। तो अगर मैं ए बी या सी किसी के भी शेयर के प्राइस के साथ अगर उसको लिंक करता हूँ और उतना अमाउंट अगर मैं पे करता हूँ, तो वो भी शेयर बेस्ड पेमेंट में काउंट होगा। इतना समझा एवरीवन? okay, sir. हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो आइदर पेमेंट इन शेयर्स और पेमेंट इन कैश विच इज लिंक टू द वैल्यू ऑफ शेयर, दोनों यहाँ पे शेयर बेस्ड पेमेंट में काउंट होगा, ठीक है। अब पहले हम लोग कुछ एग्जांपल कवर करते हैं, एंट्रीज वगैरह कैसे इस पे पास किया जाता है। सपोज कंपनी परचेज्ड, बी लिमिटेड लेते हैं, बी लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी which has fair value of rupees 5 lakh by issue of equity share, by issue of 10,000 equity share of rupees 10 each। चलो, क्या बोल रहा है कि बी लिमिटेड ने एक मशीन परचेज किया जिसका फेयर वैल्यू 5 लाख रुपीज है। किसका फेयर वैल्यू? मशीन का, जो हमने असेट खरीदा उसका फेयर वैल्यू 5 लाख रुपीज है। ये हमने खरीदा बाय इश्यू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच, ठीक है। तभी अगर अपन यहाँ पे अमाउंट देखे तो मिसमैच है। क्या मिसमैच है? तो फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी वो 5 लाख है और फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो अपन इश्यू कर रहे हैं वो 10,000 शेयर इंटू 10 रुपया, 10 रुपये का फेस वैल्यू, यानी कि 1 लाख रुपए का ही है। तो वो फाइनली असेट का वैल्यू पकड़े कितना, 5 लाख या 1 लाख? ए से बोलता है कि हम लोग को असेट्स का या गुड्स का जो भी अपने एक्वायर किया वो अपन फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो असेट के फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, शेयर के फेयर वैल्यू पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे असेट का फेयर वैल्यू 5 लाख है, तो अपन 5 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये केस पे एंट्री कैसे आएगा? तो एंट्री आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, वो आएगा एट फेयर वैल्यू, ठीक है, यानी कि 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आएगा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आएगा 1 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां पे आएगा बाकी का प्रीमियम 4 लाख। एंट्री समझ रहा है क्या एवरीवन?
Yes, sir. हाँ सर। चलो अभी आगे बढ़ सकते हैं ना? सभी को क्लियर है एवरीवन? हाँ Yes, sir. चलो अभी दूसरा एग्जांपल। सपोज सेम केस लेता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ। बी लिमिटेड परचेज मशीनरी विच इज फेयर वैल्यू ऑफ 5 lakh बाय इश्यू ऑफ 10,000 shares of 10 each. Fair value of equity share is rupees 60 per share. चलो जरा सोचो अभी क्या करना है। शेयर का वैल्यू 60 रुपीज पर शेयर है, 10,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं, 5 लाख रुपए का असेट परचेज किया है और फेस वैल्यू 10 रुपया है। बोलो क्या फेयर वैल्यू एसेट पे आएगा ना सर, 5 लाख रुपीज। 5 लाख पे ही आएगा कि इक्विटी शेयर का फेयर वैल्यू 6 लाख है, यानी 10,000 शेयर इंटू 60 तो 6 लाख होगा। तो 5 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे कि 6 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे? 5 लाख 5 लाख पे आएगा सर, मशीनरी पे। ठीक है, असेट या गुड्स के फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, शेयर के फेयर वैल्यू पे नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 5 लाख का ही एंट्री पास करेंगे, यानी कि एंट्री पूरा का पूरा सेम ही आएगा। पता चला एवरीवन? Yes, sir. चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल। बी लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ विच फेयर वैल्यू could not be determined. ठीक है, बी लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ विच फेयर वैल्यू कुड नॉट बी डिटरमाइंड बाय इश्यू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each. फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज रुपीज 60 पर शेयर। चलो बताओ अभी ये केस पे क्या करना चाहिए? हमने मशीन खरीदा लेकिन उसका फेयर वैल्यू पता नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदा, कोई कंपनी बंद हो रहा था और वो कंपनी का एक मशीन था जो अपने लिए यूजफुल था, तो हमने वो मशीन खरीद लिया। ठीक है, अब नेगोशिएट करके हमने 10,000 शेयर इश्यू करने का उसको बोल दिया कि हम लोग वो 10,000 शेयर इश्यू करेंगे। शेयर का मार्केट प्राइस 60 रुपीज है, लेकिन मशीन का क्योंकि वो सेकेंड हैंड है उसका अभी फेयर वैल्यू कितना पकड़े वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो काफी रेयर मशीन है। ठीक है, तो बाकी कोई मार्केट में अवेलेबल है नहीं कि जिससे अपन इंक्वायरी करे, कंपेयर करे वगैरह। तो यहाँ पे आके अपन फंस गए। तो ऐसे टाइम पे क्या करें? ₹50 पर शेयर पे आएगा क्या एक्चुअली? बराबर।
इट विल बी रिकॉर्डेड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इश्यूड। तो अगर तुम लोग असेट का फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो वो केस पे तुम लोग को शेयर के फेयर वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो एंट्री कुछ ये टाइप से आएगा। तुम लोग 10,000 शेयर इश्यू करे हो तो 10,000 शेयर का 10 रुपीज, 1 लाख। शेयर का मार्केट वैल्यू 60 रुपीज है, यानी कि प्रीमियम आएगा 5,50,000 रुपीज के हिसाब से। ये 10,000 इंटू 10 फेस वैल्यू, ये 10,000 इंटू 50, टोटल वैल्यू 60 है तो 60 का ब्रेकअप 10 रुपीज फेस वैल्यू, 50 रुपीज प्रीमियम, दोनों मिला के टोटल अपन 6 लाख पे कर रहे, तो वो अपना वैल्यू ऑफ मशीन में काउंट होगा। यहाँ तक क्लियर है रिवन? हाँ सर। यस सर। ओके चलो, अभी ये हुआ रिगार्डिंग गुड्स एंड असेट्स। अब इंड एज क्या बोलता है कि in relation to goods or asset, record at fair value of asset or goods if fair value is not possible, at fair value of shares, ठीक है। ये इन रिलेशन टू गुड्स या एसेट। अभी इसमें एक और सेगमेंट आता है जो आता है इवन यहाँ पे एक्सपेंसेस का भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुड्स या एसेट का ही रहेगा, एक्सपेंसेस का भी रहेगा, ठीक है। जैसे अपन बहुत बार सर्विसेज वगैरह अवेल करते हैं और वो सर्विसेज का जो पेमेंट है वो अपन यहाँ पे बाय इश्यू ऑफ शेयर वगैरह में अपन देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अंडर राइटिंग कमीशन, तो हमने अंडर राइटर्स को अपॉइंट किया, वो लोग का सर्विसेज लिया वाइल इश्यूइंग शेयर्स, और उसको जब भी पेमेंट का टाइम आया तो हमने उसको कैश नहीं दिया, हमने हमारे कंपनी का शेयर दिया, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे शेयर बेस्ड पेमेंट में काउंट होगा, इवन दो अंडर राइटिंग कमीशन ये एक एक्सपेंस है, ना वो गुड्स है ना असेट है, लेकिन वो वन ऑफ द सर्विस है जो अपन अवेल कर रहे हैं, और वो सेम वे यहाँ पे वैल्यू किया जाएगा, ठीक है। अभी एक दूसरा पार्ट आएगा जो आएगा इन रिलेशन टू एम्प्लॉइज, ठीक है। एम्प्लॉइज से रिलेटेड अपन कुछ शेयर बेस्ड पेमेंट वगैरह करते हैं, तो वो अपने को यहाँ पे अभी कवर करना है। मेन जो चैप्टर जो एग्जाम में आएगा वो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन डेज क्या बोलता है कि यू कैन नॉट डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सर्विसेज received from the employees. Hence, value of services will be equal to value of shares issued, ठीक है। वैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इश्यूड। तो हम लोग जो एम्प्लॉयज को ईसॉफ वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कुछ एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हैं। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि अपन पर्सनल लेवल पे सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से एम्प्लॉयज को कवर करना है। कभी कभी क्राइटेरिया रहता है कि जैसे जो सीनियर मैनेजर लेवल के जो एम्प्लॉयज है या फिर उससे ऊपर के, वो लोग को हम लोग ईसॉप देंगे, या तो कभी कभी अपन मिडल लेवल को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। यानी कि क्राइटेरिया सेट होगा कि हम लोग ये बार कौन से एम्प्लॉयज को ईसॉप देना चाहते हैं। वो लोग को कम्युनिकेट किया जाएगा कि कंपनी इंटेंशन रख रहा है कि वी वांट टू इश्यू ईसॉप, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हम लोग आपको देना चाहते हैं, ठीक है। एंड दे विल गिव यू द आइडिया अबाउट व्हाट आर द कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ ईसॉप,
तो क्या सब्जेक्ट टू क्या कंडीशन दोनों को ESOP दिया जाएगा। अब एम्प्लॉयज को वो क्राइटेरिया फुलफिल करना है एंड वंस दे फुलफिल द क्राइटेरिया वो लोग को ये शेयर दिया जाएगा। शेयर फ्री में नहीं दिया जाएगा, वो हम लोग देंगे कंसेशनल प्राइस। तो अगर सपोज शेयर का मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है, तो हम लोग ये लोग को शेयर दे रहे हैं सपोज 60 रुपीज में, 40 रुपए का डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो इससे एम्प्लॉयज को फायदा क्या होगा कि अगर वो लोग 60 में शेयर परचेज करते हैं तो शेयर खरीदने के बाद में वो लोग मार्केट में इसे बेच सकते हैं। तो बेचेंगे तो मार्केट प्राइस 100 रुपीज वो लोग को मिलेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली 40 रुपीज पर शेयर का वो लोग को प्रॉफिट है। अगर किसी ने 1000 शेयर परचेज किया तो 1000 इंटू 40 यानी कि 40,000 रुपए का उसको फायदा होगा, ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट बोनस अपन बोल सकते हैं कि जो अपन अपने एम्प्लॉयज को दे रहे, ठीक है, और वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर दे रहे। इसके लिए ये इंड AS 102 में कवर होगा, शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज को जो अपन एम्प्लॉय से जो सर्विसेज अपने को मिल रहा है उसको अपन बोल सकते हैं कि उसको अप्रिशिएट करने के लिए या फिर उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए या फिर उसको ऑनर करने के लिए कि तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कंपनी को फायदा करके दे रहे हो, इसके लिए हम लोग वो लोग को ESOP दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइंड करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए इंड AS खुद ही बोलता है कि एम्प्लॉयज रिलेटेड जब भी शेयर बेस्ड पेमेंट आएगा तो तुम लोग एम्प्लॉयज का सर्विसेज का फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। तुम लोग ऑलवेज जो शेयर इश्यू कर रहे हो उसके फेयर वैल्यू पे ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयज का कॉस्ट वो ऑटोमेटिकली बैलेंस फिगर रहेगा, जस्ट जो शेयर इश्यू किया उसका जो फेयर वैल्यू है वो अपन यहाँ पे ट्रांजेक्शन का बेस पकड़ेगा। क्लियर है क्या सभी को, एवरीवन? हाँ सर। अदर्स समझ रहा है ना? हाँ सर हाँ सर। ओके चलो, अभी टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट यहाँ पे रिलेटेड टू एम्प्लॉयज क्या क्या है। तो टाइप्स में पहला टाइप आता है जिसे बोलते हैं ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन है, ऑप्शन बोला तो समथिंग विच इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करता है, एम्प्लॉयज को ऑफर देता है कि देखो हम लोग आपको शेयर देना चाहते हैं, ठीक है। ये डेट को हम लोग आपको शेयर देंगे सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। अगर आपने वो कंडीशन फुलफिल किया तो आपको शेयर मिल जाएगा। अब अगर एम्प्लॉय शेयर परचेस करना चाहता है तो वो परचेस करेगा। वी कैन नॉट फोर्स इट कि तुझे खरीदना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ऑप्शन, ऑप्शन गिवन टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को अगर शेयर चाहिए तो वो लेगा, कंपनी मना नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉय बोलता है कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कंपनी का शेयर परचेस करने के लिए, मैं कंपनी का इंटरनल वर्किंग देख चुका हूँ, मुझे कंपनी पे भरोसा नहीं है, या फिर मेरे पास भी फंड्स नहीं है, मुझे नहीं खरीदना है, ठीक है, कोई भी रीजन है, एम्प्लॉय इज नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर, तो कंपनी कैन नॉट फोर्स हिम कि तुम को कंपलसरी ये परचेस करना ही पड़ेगा। इसके लिए इसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। दूसरा आता है SAR, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट SAR। तो ESOP में हम लोग क्या करते हैं कि जनरली फॉर एग्जांपल हम लोगों को बोलते हैं कि 2 साल और कंपनी में कंटिन्यू करो, जॉब करो, तो 2 साल के बाद हम लोग आपको ESOP देंगे। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज अगर जॉब छोड़ के जाने वाला है, वो प्लान कर रहा है कि मैं अभी स्विच ओवर करता हूँ, दूसरे कंपनी में चला जाता हूँ, और अगर ESOP का ऑफर बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा खासा इनकम होने वाला है, ठीक है, तो ऐसे केस में ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय और 2 साल के लिए रिटेन हो जाएगा। तो अच्छे एम्प्लॉयज को कंपनी में रिटेन करने का वन ऑफ द वे वो ESOP है, ठीक है। तो वहां पे अपन कंपनी को शेयर, कंपनी के शेयर्स है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे एम्प्लॉयज को ऑफर करते। कितना डिस्काउंट रहेगा वो पहले से डिक्लेयर्ड रहेगा कि हम लोग इतने प्राइस पे आपको शेयर देंगे, ठीक है, एवरीथिंग विल बी डिक्लेयर्ड, फर्स्ट डे को ही सब कुछ बता देगा। SAR में क्या होगा कि हम लोग एम्प्लॉयज को बोलेंगे कि देखो हम लोग आपको जो शेयर दे रहे हैं उसमें से मेजर जो एम्प्लॉयज है वो लोग का पर्पस क्या रहेगा कि वो शेयर ले लो कंपनी से, ठीक है, और मार्केट में बेच दो।
तो दोनों को जो ऑटोमेटिकली जो प्राइस गैप है वो दोनों को प्रॉफिट हो जाएगा, वो दोनों का एडिशनल इनकम कंपनी से मिला, ऐसे अपन ट्रीट करेंगे। तो इतना सारा झमेला क्यों करे? उससे अच्छा कि अगर तुम लोग शेयर बेचने ही वाले तो हम लोग आपको डायरेक्टली कैश पे करते, शेयर देते नहीं। ठीक है, तो होगा ऐसा कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई एक एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय को 100 शेयर ऑफर किए। ठीक है, वो कितने में ऑफर किया? तो सपोज उसका ये जो प्राइस है, इश्यू प्राइस, वो सपोज 60 रुपीज पकड़ा, मार्केट प्राइस सपोज 100 रुपीज है। ठीक है, तो एम्प्लॉय 60 में खरीदेगा, 100 में बेचेगा। ठीक है, तो उसको 40 रुपया पर शेयर का प्रॉफिट होगा। सपोज वैसा उसको 500 शेयर दिया, तो 500 इंटू 40 यानी कि 2 लाख रुपए का उसको फायदा होगा। उसके जगह पे कंपनी एसएआर में क्या करेगा, तो उसको बोल देगा कि 60 रुपया अपना एक्सरसाइज प्राइस है, इसे बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, और मार्केट प्राइस 100 रुपया है, तो ऑटोमेटिकली 40 रुपया ये जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस 500 शेयर का यानी कि 2 लाख रुपया हम लोग आपको कैश दे देंगे, शेयर नहीं देंगे, डायरेक्टली कैश दे देंगे। ठीक है, तो वो होता है इन केस ऑफ एसएआर। तो एसएआर में स्टॉक एप्रिसिएशन, स्टॉक का जो वैल्यू एप्रिशिएट होगा, वो जो एप्रिशिएटेड अमाउंट है वो लोग को कैश पे दिया जाता है। तो ऐसा ऑफर कंपनी क्यों देती है? तो सिंपल लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज अभी इन द ईयर 2022-23 शेयर का मार्केट प्राइस 60 रुपया चल रहा है। ठीक है, तो कंपनी ने बोला कि हम लोग 2025 में आपको एसएआर देंगे। ठीक है, तो वो एसएआर कितना देंगे? तो 2025 का मार्केट प्राइस माइनस आज का प्राइस 60 रुपीज, जो भी डिफरेंस रहेगा वो हम लोग सपोज 500 शेयर्स के लिए कैश पे दे देंगे। ठीक है, तो होगा ये कि सपोज वो टाइम पे 2025 में मार्केट प्राइस 150 चला गया। ठीक है, 150 रुपीज, तो 150 और 60 का डिफरेंस यानी कि 90 रुपीज पर शेयर इंटू 500 शेयर यानी कि 4,50,000, इतना हम लोग कैश पे करेंगे। ठीक है, ये अपने को पहले से नहीं पता रहेगा कि मार्केट प्राइस 2025 में कितना जाएगा। ठीक है, ये 150 का 180 भी जा सकता है, 120 भी जा सकता है, 100 भी रह सकता है, इवन रेयर केस में वो 60 से नीचे भी जा सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन मार्केट फोर्सेस। ठीक है, वो टाइम पे क्या सिचुएशन हम लोग को नहीं पता है, तो वो कैसे भी जा सकता है। ठीक है, तो वो केस पे जितना भी प्राइस का डिफरेंस रहेगा, 60 रुपीज एक्सरसाइज प्राइस है, 60 रुपीज के ऊपर जितना भी प्राइस गया उतने प्राइस पे 500 शेयर का अपन कैश पे करेंगे। 500 शेयर जस्ट एक एग्जांपल है, वो डिसाइड होगा, कंपनी खुद डिसाइड करेगी। कुछ समझा क्या एवरीवन? सर ये जो शेयर सेल करेगा वो एम्प्लॉय सेल करेगा क्या? सेल ही नहीं करेगा ना, हम लोग डायरेक्टली कैश दे रहे, शेयर दे ही नहीं रहे। हम लोग सिर्फ जो कैश मार्केट कितना दे रहे कि अभी जो 60 रुपए का प्राइस है उससे वो प्राइस कितना ऊपर जाता है, 60 के ऊपर कितना गया, तो अगर 70 गया तो 10 रुपया पर शेयर का कैश दे रहे। हम लोग किसी को शेयर ही नहीं दे रहे, सिर्फ वो लोग को क्या बोल रहे हैं कि आपको कैश जो मिलेगा दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ शेयर, इसके लिए वो शेयर बेस्ड पेमेंट में काउंट हो रहा है। बाकी शेयर है ही नहीं, इसमें कैश ही है। समझा? तो मार्केट प्राइस 100 जो लिखा है वो मतलब उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है कि इसका शेयर का प्राइस 100 रुपया होगा, वैसा? ये जो है ना, ये इसोप का एग्जांपल था, ये वाला ऊपर वाला जो लिखा वो, ये वाला ओके। एसएआर का एग्जांपल। तो अभी 2023 चल रहा है, तो कंपनी ने आज सपोज डिक्लेयर किया फरवरी, आज 22 फरवरी है, तो आज डिक्लेयर किया कि एक्सरसाइज प्राइस 60 रुपया। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। तो एक्सरसाइज प्राइस 60 रुपया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है 2025 में यानी कि फरवरी 2025 पे 2 साल के बाद
वो टाइम पे जो भी शेयर का मार्केट प्राइस रहेगा और 60 रुपया, इसको कंपेयर करेगा, जो भी मार्केट प्राइस 60 रुपये से ज्यादा आएगा, एप्रिशिएट हुआ रहेगा, उतना हम लोग 500 शेयर के लिए कैश दे देंगे। तो हम लोग शेयर देने ही नहीं वाले। वो टाइम पे ओके मार्केट प्राइस पे डिपेंड है कि अपन कितना कैश पे करेंगे। अगर वो मार्केट प्राइस 60 का 65 रुपीज हुआ तो पर शेयर का 5 रुपए ही देगा, कैश में देंगे, लेकिन 5 रुपया पर शेयर के हिसाब से कैश देंगे। अगर वो 60 का प्राइस 100 पे चला गया तो पर शेयर 40 रुपया मिलेगा। अगर वो 150 पे चला गया तो पर शेयर 90 रुपीज मिलेगा। ठीक है। अब ऐसा कौन सी कंपनी करेगी? तो ऐसी कंपनी जो लोग को काफी हद तक कॉन्फिडेंस है कि उनका शेयर का भाव ऊपर ही जाने वाला है, वो कंपनी ये काम कर सकती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस, ठीक है, तो वो कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, वो लोग को पता है कि वो लोग का प्रॉफिट हर साल काफी अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो वो लोग का शेयर का भाव ऊपर ही जाने वाला है। तो वैसे कंपनी एसएआर डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन जो कंपनी का शेयर का भाव बहुत फ्लक्चुएट होता है, बहुत ऊपर नीचे होता है, वो कंपनी ये काम नहीं करेगी। क्योंकि अगर 60 रुपए से भाव नीचे चला गया तो अपने एम्प्लॉय को बोल नहीं पाएंगे कि तुम लोग अभी हम लोग को कैश दो। ठीक है। तो वो केस पे एसआर ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। तो अगर मार्केट प्राइस 50 पे चला गया तो हम लोग एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं पे करेंगे। और जो नाम खराब होगा मार्केट में कि तूने एम्प्लॉय को प्रॉमिस किया था 60 के ऊपर प्राइस गया तो उन्होंने कैश दे गए, आपको तो भाव 60 से नीचे चला गया, तो मार्केट में नाम जो खराब होता है वो अलग से। तो इसके लिए नॉर्मली ऐसे कंपनी एसआर लेके आएगी जो लोग को काफी सर्टन लेवल पे श्योरिटी है कि वो लोग का शेयर का भाव ऊपर ही जाने वाला है। समझ में आया एवरीवन? हाँ सर। यस सर। इसमें कभी कभार कॉम्प्लिकेशन आता है। अब जैसे अदानी ग्रुप, उसका शेयर का भाव सडनली बूस्ट पकड़ना स्टार्ट किया, एक एक करके कंपनी वो टेक ओवर करते गया, अदानी का नंबर रिचेस्ट पर्सन में टॉप लेवल पे जाने लगा। ठीक है। और शेयर का भाव आसमान छूने लगा। ठीक है। अगर अदानी ने 2-3 साल पहले एसआर डिक्लेयर किया रहेगा कि 2-3 साल बाद हम लोग एसआर का कैश देंगे, ठीक है, अब भी जो सडनली वो हिडनबर्ग का न्यूज वगैरह आया और उस पर अगर शेयर का भाव गिर गए, ठीक है, तो वो केस पे एसआर फेल भी हो सकता है। तो मार्केट है, मीन्स ऐसा किसी का गारंटी अपन नहीं बोल सकते कि अगर कंपनी को श्योरिटी है कि भाव ऊपर जाने ही वाला है तो जाएगा ही, वो नीचे भी आ सकता है। तो वो केस पे एसआर कैंसिल हो जाएगा। अगर भाव एक्सेस प्राइस से नीचे चला गया तो एसआर ऑटोमेटिकली ये वैलिड रहेगा ही नहीं। भाव ऊपर गया ही नहीं तो क्या कैश पे करोगे? तो ऑटोमेटिकली वो स्कीम ही स्क्रैप हो जाएगा। समझा क्या एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। ओके। चलो अभी एक तीसरा टाइप का एम्प्लॉयज रिलेटेड शेयर बेस्ड पेमेंट है। वो आता है कि ESOP विथ कैश अल्टरनेटिव। ESOP विथ कैश अल्टरनेटिव यानी क्या? हम लोग एम्प्लॉय को दोनों ऑफर दे देंगे। हम लोग बोलेंगे देखो अभी 2023 चल रहा है, 2025 पे 2 साल बाद, ठीक है, फरवरी मंथ में ही हम लोग आपको दोनों ऑफर देंगे। आपको शेयर चाहिए शेयर ले लो, और अगर आपको कैश चाहिए कैश ले लो। ऑप्शन तुम लोग का रहेगा, हम लोग आपको फोर्स नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं ESOP विथ कैश अल्टरनेटिव। ठीक है। तो अगर कोई एम्प्लॉय बोलते हैं कि नहीं मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, कंपनी काफी ग्रोइंग है, मुझे कंपनी में बहुत भरोसा है, मैं कंपनी का इंटरनल न्यूज मुझे पता है कि कंपनी इज गोइंग टू ग्रो, ठीक है, उसका प्लान्स बहुत अच्छा है, तो मैं शेयर खरीद के बेचूंगा नहीं, तो मुझे शेयर ही चाहिए। तो वो बोलेगा ठीक है मुझे ESOP दे दो, मैं शेयर परचेस कर दूंगा और इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा। ठीक है। और कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स, सॉरी, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज रह गए तो जो बोलेंगे कि हम लोग को अभी शॉर्ट टर्म इनकम से मतलब है, हम लोग को सिर्फ कैश चाहिए, तो अगर शेयर खरीदा तो अभी हम लोग बेचने ही वाले। ठीक है। तो अननेसेसरी खरीदे क्यों, हम लोग को डायरेक्टली एसआर दे दो। ठीक है। एसआर में डायरेक्टली कैश मिलता है, शेयर मिलता नहीं है। तो एम्प्लॉय पे छोड़ देंगे कि एम्प्लॉय को क्या चाहिए। अगर वो बोलेगा एसआर तो एसआर दे दो, अगर बोलेगे ESOP तो ESOP दे दो। ठीक है। तो वो आता है थर्ड अल्टरनेटिव, ESOP विथ कैश अल्टरनेटिव। समझा एवरीवन? हाँ। यस सर। ओके। तो ये हुआ बैकग्राउंड रिगार्डिंग एम्प्लॉयज रिलेटेड शेयर बेस्ड पेमेंट का।
चलो अभी हम लोग आज पहला स्टार्ट जो करेंगे वो ईसॉप का स्टार्ट होगा। उसके बाद में अपन एसएआर सीखेंगे और लास्टली सीखेंगे ईसॉप विद कैश अल्टरनेटिव। ठीक है, लाइन से अपने को जाना है। तो अपन ईसॉप से स्टार्ट कर रहे। ये वाला जो पार्ट है, जस्ट ये जो मैंने एग्जांपल बताया मशीन खरीदा वगैरह, वहाँ पे वो खत्म होता है। उसके अलावा उस पर और कुछ नहीं है। हाँ, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो थोड़े से बता रहता हूँ, बाद में फाइनली ईसॉप पे जाता है। अगर सपोज हमने किसी को भी शेयर इश्यू किया और वो शेयर इश्यू किया नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, और सर्विस प्रोवाइडर, हमने वो लोग को शेयर इश्यू किया इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है, तो वो केस पे वो एसआर में, सॉरी, वो शेयर बेस्ड पेमेंट में काउंट नहीं होता है। एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल 4, सपोज company issued right shares in the ratio 3:2 to existing shareholders. Few employees are also shareholders of the company. They got shares in the right offer. तो क्वेश्चन ये आता है, इज इट शेयर बेस्ड पेमेंट? ठीक है, कंपनी ने राइट शेयर इश्यू किया। राइट शेयर बेसिकली क्या रहता है कि एग्जिस्टिंग शेयर वालों को वो लोग कुछ नया शेयर देते हैं। ठीक है, तो 3 शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2, रेशियो को उल्टा करता हूँ, 2:3। दे विल इश्यू 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। अगर मेरे पास 3 शेयर है तो मुझे 2 राइट शेयर मिलेगा। तो अगर मेरे पास 30 शेयर रहेगा तो मुझे 20 मिलेगा। अगर 300 रहेगा तो 200 मिलेगा। ठीक है, तो वो मैं खरीद सकता हूँ। ये ऑफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रहता है। तो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है सब लोग ये ऑफर ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी कंपनी के कुछ एम्प्लॉय के पास भी शेयर्स था। अगर अपन कोई कंपनी में काम कर रहे और अपने को पता है कि वो कंपनी अच्छी कंपनी है तो अपन भी पर्सनल लेवल पे वो कंपनी का शेयर परचेस करते हैं। ठीक है, तो कोई एम्प्लॉय ने शेयर परचेस करके रखा था तो उसको भी राइट शेयर मिला। तो क्वेश्चन ये आता है कि वो जो राइट शेयर उसको मिला वो शेयर बेस्ड पेमेंट में काउंट होगा क्या? क्या बोलते हो? ये शेयर बेस्ड पेमेंट में काउंट नहीं होगा क्योंकि जो एम्प्लॉय को शेयर मिला वो इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर वो लोग को मिला है। ठीक है, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। वो कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं है, दोनों केस में उसको शेयर मिलने ही वाला था। जस्ट एक ही कंडीशन है कि वो कंपनी का शेयर होल्डर रहना चाहिए। अगर वो कंपनी का शेयर होल्डर है तो उसको राइट शेयर्स मिलेगा। ठीक है, तो वो XYZ कोई भी बंदा रहेगा, चाहे वो कंपनी का एम्प्लॉय है तो भी और नहीं है तो भी, कंपनी ने शेयर होल्डर को ही ऑफर दिया। और एम्प्लॉय अगर ड्यूअल रोल में है कि वो शेयर होल्डर भी है और एम्प्लॉय भी है, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन इफ ही इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो केस पे भी उसको शेयर मिलने ही वाला था। सो दिस इज नॉट कवर्ड बाय शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है, दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट में क्या होता है कि हम लोग गुड्स या सर्विसेज या असेट परचेस करते हैं जिसका अमाउंट हम लोग पे करते हैं बाय शेयर या तो कैश पे करते हैं विच इज लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, यहाँ पे हमने जो शेयर इश्यू किया दैट इज जस्ट अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द कंपनी।
कंपनीज फर्दर इश्यूइंग द शेयर्स टू द पब्लिक, और वो राइट शेयर के फॉर्म में लेके आए. सो योर नथिंग इज बीइंग परचेज फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, जस्ट इज अ जेस्चर कि तुम लोग कंपनी के शेयर होल्डर, उन लोग आपको अप्रिशिएट करने के लिए पहला ऑफर आपको दे रहे कि इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय द शेयर्स. अगर आपने मना कर दिया तो विल ऑफर दैट शेयर्स टू जनरल पब्लिक. ठीक है, तो ये हमने सिर्फ ऑफर दिया है टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रायोरिटी, कि आप लोग को पहला प्रायोरिटी है कि यू कैन बाय द शेयर्स. ठीक है, तो ये एसआर में काउंट, सॉरी ये शेयर बेस्ड पेमेंट में काउंट नहीं होता है. दिस इज जस्ट इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश. ठीक है, तो ये कोई गुड्स या सर्विसेज या असेट खरीदने के लिए नहीं है. दैट इज जस्ट अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी वी कैन से. पता चला एवरीवन? हाँ सर. तो जस्ट कुछ केसेस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन कौन से केसेस है जो शेयर बेस्ड पेमेंट में काउंट नहीं होंगे. जैसे फर्स्ट वन, इश्यू शेयर्स टू पब्लिक. ठीक है, यानी कि आईपीओ एफपीओ वगैरह कुछ आया. आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर या फॉलो पब्लिक ऑफर, एफपीओ. ठीक है, यानी कि सेकेंड टाइम, सब्सिक्वेंट टाइम, आईपीओ के बाद में जो भी वापस कंपनी शेयर इश्यू करेगा उसे बोलते हैं एफपीओ. तो वो दोनों काउंट नहीं होगा. राइट शेयर्स जो रहेगा वो काउंट नहीं होगा. कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, अगर डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट किया वो भी काउंट नहीं होगा. ठीक है, तो ये जनरल फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शन से अपन इसे बोल सकते हैं जहाँ पे गुड्स या सर्विसेज हमने कुछ परचेज नहीं किया है, असेट कुछ परचेज नहीं किया है, वहाँ पे वो शेयर बेस्ड पेमेंट में काउंट नहीं होगा. ठीक है, इवन अमालगमेशन एंड पीसी पेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक है, वो भी यहाँ पे शेयर बेस्ड पेमेंट में काउंट नहीं होगा. ठीक है, तो अगर हमने बिजनेस, किसी और का बिजनेस टेक ओवर किया और उसके लिए पीसी जो हमने है वो हमने पे किया बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो वो भी इंड AS 102 में कवर नहीं होता. क्लियर है एवरीवन? सर पीसी परचेस कंसिडरेशन. हाँ, परचेज कंसिडरेशन, यानी कि बिजनेस खरीदने के लिए जो अमाउंट पे करना है उसे अपन बोलते हैं पीसी. वो पीसी अपन पे करे बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर. ठीक है, वो भी शेयर बेस्ड पेमेंट में काउंट नहीं होगा. क्लियर एवरीवन? यस सर. हाँ हाँ सर. हाँ सर. ओके, चलो अभी पहला जो अपन पार्ट स्टार्ट करें चैप्टर का, फर्स्ट मेन पार्ट, वो है ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. ईसोप, इससे रिलेटेड अपन कुछ पहले टर्म्स सीखते हैं कि अपन यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज करेंगे. तो पहला जो टर्म है वो है ग्रांटिंग ऑफ ईसोप. ग्रांटिंग ऑफ ईसोप में क्या होता है, मैं जस्ट एक स्टोरी क्रिएट करता हूँ, उसके हिसाब से यहाँ पे जो टर्म्स है वो एक्सप्लेन करने को ट्राई करूँगा. वॉइस क्लियर है ना? तुम लोग को डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या बाहर का बहुत? एवरीवन, वॉइस क्लियर आ रहा है? सुनाई दे रहा है ना बराबर? आ रहे सर. हाँ सर. हाँ, ओके. चलो अभी जस्ट एक एग्जांपल अपन कवर करते हैं कि सपोज 1 फरवरी 2023 को, यानी कि ये मंथ फर्स्ट डे को कंपनी ने डिक्लेयर्ड ईसोप टू सपोज 100 एम्प्लॉइज. ठीक है, 100 एम्प्लॉइज को ईसोप डिक्लेयर किया. ईसोप will be for 500 shares at a price at exercise price of rupees 60 when market price on 1st February 23.
was rupees 100. Condition is continuous employment for next 2 years or 3 years. ESOP will be vested on 1st February 2026. Employees can exercise ESOP before 31st March 26. Market price of shares on 1st February 24 equal to 110. On 1st February 25 equal to 125. On 1st February 26 equal to rupees 135. चलो अभी यहाँ पे ये एग्जांपल को यूज करके अपन कुछ टर्म्स जो अपन ईसॉप से रिलेटेड यूज करेंगे सम्स में वो सीखने को ट्राई करते हैं। तो वो लोग ने क्या बोला है कि 1 फरवरी 23 को कंपनी ने डिक्लेयर किया कि वो लोग 100 एम्प्लॉयज को ईसॉप देने वाले। वो 100 एम्प्लॉयज का लिस्ट वो लोग नोटिस बोर्ड पे डाल देंगे या फिर ईमेल सभी को कर देंगे, ठीक है। ईसॉप कितना देंगे तो 500 शेयर्स पे देंगे एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 60, यानी कि एम्प्लॉयज को 60 रुपये पे शेयर दिया जाएगा। 1 फरवरी को मार्केट प्राइस शेयर का 100 रुपया चल रहा था, यानी कि 100 रुपये के सामने 60 रुपये में शेयर दे रहे, 40 रुपये का डिस्काउंट है। ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है। कंडीशन ये है कि वो लोग को कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो 1 फरवरी 23 से आगे के 3 साल कंपनी में जॉब करेगा उसको 1 फरवरी 26 को 3 साल यानी कि 24, 25, 26, तो 1 फरवरी 26 को ईसॉप फाइनली वेस्टेड यानी कि अलाउड किया जाएगा कि तुम लोग अभी शेयर खरीद सकते हो। एम्प्लॉय को टाइम दिया गया है कि 31 मार्च 26, 1 फरवरी को लोग एलिजिबल हो जाएंगे, 31 मार्च 26 तक यानी कि 2 महीने के अंदर तुम लोग को कैश पे करना है 60 रुपया पर शेयर और शेयर लेके जाना है। मार्केट प्राइस शेयर का चेंज हो रहा है हर साल, तो 1 फरवरी 24 को सपोज मार्केट प्राइस 110 हो गया, 25 को 125 हो गया और 26 को 135 हो गया। हर साल मार्केट प्राइस बढ़ते गए, कम भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल रिवर्स वाला लेता हूँ कि सपोज 122 हो गया, ठीक है। कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, दोनों वे, ठीक है। तो शेयर का भाव ये चल रहा है। 1 फरवरी 26 को 122 रुपया वहां पे प्राइस फाइनली था। अब पहला टर्म ग्रांटिंग ऑफ ईसॉप। ग्रांटिंग ऑफ ईसॉप यानी क्या, तो डिक्लेरेशन ऑफ ईसॉप। डिक्लेरेशन ऑफ ईसॉप, ये जो डिक्लेयर किया ना, सभी को इन्फॉर्म किया, या तो ईमेल करके या तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा के, ठीक है, या तो सर्कुलर इशू करके, कोई भी वे से वेबसाइट पे पब्लिश करके वगैरह, कोई भी वैसे एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करना कि हम लोग आपको ईसॉप दे रहे हैं और आपका नाम ये लिस्ट में इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो वो एक्टिविटी को बोलते हैं ग्रांटिंग ऑफ ईसॉप, ठीक है। दूसरा जो टर्म है उसे बोलते हैं ग्रांट डेट। ग्रांट डेट यानी कि कभी डिक्लेयर किया, तो ये हमने डिक्लेयर किया 1 फरवरी 23 को, तो इसे बोलेंगे ग्रांट डेट, ठीक है। इसे बोलते हैं ग्रांट डेट। अभी एक है जिसे बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशन यानी क्या, तो ईसॉप मिलने के लिए कंपनी ने कुछ कंडीशन रखा है, वो कंडीशन जो फुलफिल करेगा वो एम्प्लॉय को ईसॉप मिलेगा। तो कंडीशन क्या रह सकता है, तो अलग अलग 2-3 टाइप का कंडीशन रहता है। एक आता है जिसे बोलते हैं सर्विस कंडीशन, ठीक है। सर्विस कंडीशन यानी कि वो लोग को जॉब में रहना है। अब ये सर्विस कंडीशन 2 टाइप का रहेगा, या तो पास्ट सर्विस या तो फ्यूचर सर्विस, ठीक है। अभी जरा ध्यान से सुनो। अगर ये लोग ने 100 एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया
उसमें ऐसे एम्प्लॉय सिलेक्ट किए कि जो ऑलरेडी कंपनी में मोर देन 5 इयर्स काम कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे 100 एम्प्लॉय सिलेक्ट किया कि जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी कंपनी में मोर देन 5 इयर्स से काम कर रहे, वो लोग ऑलरेडी 5 साल कंप्लीट हो चुका है कंपनी में, वैसे लोगों को लोग ESOP दे रहे और वो आज के आज ही दे रहे। तो इससे अपन बोलेंगे वेस्टिंग कंडीशन इन द टर्म्स ऑफ सर्विस, लेकिन पास्ट सर्विस। जो हमने पास्ट में 5 साल काम किया वो लोग को अभी ESOP मिलेगा। ठीक है, ये एग्जांपल में जो वेस्टिंग कंडीशन है वो फ्यूचर सर्विस का है। तो लोग क्या बोल रहे हैं कि आज हमने 100 एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया, या तो वो रैंडमली सिलेक्ट किया रहेगा या तो कोई क्राइटेरिया के बेस पे सिलेक्ट किया रहेगा, लेकिन वो लोग को ESOP लेने के लिए आगे के 3 साल काम करना है। तो ये फ्यूचर सर्विस का वेस्टिंग कंडीशन है। समझ रहे हैं क्या एवरीवन? हाँ सर। ठीक है, तो ये फ्यूचर सर्विसेज का वेस्टिंग कंडीशन है। तो फ्यूचर सर्विसेज के वेस्टिंग कंडीशन में एम्प्लॉयज को आगे के 5 साल आगे के 3 साल काम करना है। कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन भी रह सकता है। वो लोग बोलेंगे जो लोग ने ऑलरेडी पास्ट में 5 साल काम कर लिया है वो लोग का नाम हम लोग ESOP के लिस्ट में डालेंगे, और वो लोग अगर और 3 साल काम करते हैं तो हम लोग ESOP देंगे। ठीक है, क्या बोल रहे वो लोग कि जो लोगों ने ऑलरेडी 5 साल काम कर लिया है वो लोग का हम लोग लिस्ट में नाम ऐड करेंगे। ठीक है, वो लोग को हम लोग लिस्ट में ऐड करेंगे, और जो लोग लिस्ट में ऐड हुए वो लोग आगे के 3 साल और काम करते हैं तो हम लोग आपको ESOP देंगे। तो इसे पास्ट और फ्यूचर दोनों कंडीशन उन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, तो वेस्टिंग कंडीशन मीन्स कंडीशन subject to which ESOP will be issued. This may be in the form of past service, future service, market condition, other conditions. पास्ट सर्विस जैसे मैंने बताया कि जो ऑलरेडी कंप्लीटेड जो लोग ने ऑलरेडी 5 साल कंप्लीट किया है वो लोग को एलिजिबल करेंगे। फ्यूचर सर्विस जैसे आगे के 3 साल जो जॉब करेगा उसको अपन देंगे। मार्केट कंडीशन यानी कि ESOP will be given if market price crosses ₹120। ठीक है, परफॉर्मेंस कंडीशन जैसे प्रॉफिट एक्सीड्स 15%। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कंडीशन वो डालेंगे कि हम लोग ESOP देंगे अगर तुम लोग ऑलरेडी 5 साल कंपनी में काम किया है, या तो तुम लोग आगे के 3 साल कंपनी में काम करोगे। ये 2 मोस्ट कॉमन कंडीशन है। कभी कभी वो लोग मार्केट बेस्ड कंडीशन डालते हैं कि अगर मार्केट प्राइस और शेयर 120 रुपये को क्रॉस करेगा तो लोग आपको ESOP देंगे। तो एम्प्लॉयज हार्डवर्क करेंगे कि अगर हम लोग को ESOP चाहिए तो कंपनी का शेयर का भाव ऊपर जाना चाहिए। शेयर का भाव ऊपर कभी जाएगा जो भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने को हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली हार्डवर्क करेगा, उससे प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली शेयर का भाव बढ़ेगा,
और उसका फायदा किसको होगा? तो कंपनी के एम्प्लॉयज को ही होगा, वो लोग को ESOP मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा मार्केट कंडीशन भी डाल सकते हैं। परफॉर्मेंस कंडीशन भी आता है। परफॉर्मेंस कंडीशन में लोग बोलेंगे कि कंपनी का अभी प्रॉफिट 12% है, ठीक है, अगर वो प्रॉफिट 15% को क्रॉस करता है या NP रेशियो 15% को क्रॉस करेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% को क्रॉस करेगा, तो वो केस में लोग आपको ESOP दे देंगे। ठीक है, तो वो लोग वहाँ पे कुछ पैरामीटर बताएंगे कि ये जब भी क्रॉस होगा तो उन लोग आपको ESOP देने वाले। ठीक है, इससे अपन बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन, यानी कि क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करने पे दोनों को ESOP मिलेगा। कुछ डाउट एनीबडी? नहीं सर। नहीं, आगे बढ़ सकते हैं एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो अभी वेस्टिंग पीरियड, अपने एग्जांपल में वेस्टिंग पीरियड 1 फरवरी को हमने डिक्लेयर किया 2023 को, हमने बोला कि 3 साल के लिए काम करो। ठीक है, तो हम लोग आपको ESOP देंगे। तो ये वेस्टिंग पीरियड आएगा 1 फरवरी 23 टू 1 फरवरी 26, यानी कि 3 साल, 3 इयर्स, ये अपना वेस्टिंग पीरियड है। ठीक है, वेस्टिंग डेट, वेस्टिंग डेट यानी कि कौन से डेट को ये कंडीशन फुलफिल होता है, डेट ऑन विच एम्प्लॉय becomes eligible for ESOP। अपने एग्जाम्पल में 1 फरवरी 26 को वो एलिजिबल हो जाता है ESOP लेने के लिए। ठीक है, वो डेट को उसका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, उसे बोलेंगे वेस्टिंग डेट। एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड है कि जैसे ही उसका वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, ठीक है, 1 फरवरी 26 को वो एलिजिबल हो गया, जैसे एलिजिबल हो जाएगा वो कोई भी दिन पे आके, या तो 1 फरवरी को आके शेयर लेके जाएगा, या 15 फरवरी, या 1 मार्च, या 15 मार्च, या 31 मार्च। 31 मार्च तक का उसको डेट दिया गया है शेयर खरीदने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि दे कैन एक्सरसाइज ESOP बिफोर 31 मार्च 26। तो जनरली कुछ टाइम दिया जाएगा फंड्स वगैरह अरेंज करने के लिए, सोचने के लिए वगैरह, तो इसके लिए वो टाइम को अपन बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। तो एक्सरसाइज पीरियड आएगा फ्रॉम 1 फरवरी 26 टू 31 मार्च 26। ये 2 महीने का जो टाइम है ये एक्सरसाइज पीरियड है। एक्सरसाइज डेट, लास्ट डेट जब तक वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हो, उसके बाद में अगर आओगे तो उनको नहीं मिलेगा, वो आएगा 31 मार्च 26। यानी कि 31 मार्च 26 के एक दिन बाद अगर 1 अप्रैल को भी अगर एम्प्लॉय आता है कि ये कैश लो मुझे शेयर दे दो, तो वो ऑटोमेटिकली स्कीम उसके हाथ से निकल चुका है। 31 मार्च को ऑफिस बंद होगा शाम को, उससे पहले उसको पैसा देना है और शेयर ले लेना है। ठीक है, इसके बाद में वो लोग को ऑटोमेटिकली एलिजिबिलिटी वो लोग का खत्म हो जाता है। तो ये बोलते हैं एक्सरसाइज डेट। एक्सरसाइज प्राइस, ये सब में एक्सरसाइज प्राइस हमने 60 रुपया पकड़ा है, अपन जो शेयर देंगे वो 60 रुपीज में देंगे। ठीक है, ये प्राइस को अपन बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, 60 रुपए का प्राइस है। नेक्स्ट आएगा मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस कौन सा पकड़ना है, तो अपने को अलग अलग 4 मार्केट प्राइस दिया है। एक 1 फरवरी का 100 रुपया दिया है, एक दिया है 1 फरवरी 24 का 110 रुपया, 1 फरवरी 25 का 125 रुपया, और 1 फरवरी 26 का 122 रुपया। तो अपन मार्केट प्राइस जिससे अपन कंपेयर करेंगे कि हमने कितने डिस्काउंट में शेयर दिया, वो कौन सा पकड़ेंगे। तो AS ये बोलता है कि ऑलवेज मार्केट प्राइस ऑफ ग्रांट डेट विल बी कंसिडर्ड, दैट इज ₹100 ऑन 1 फरवरी 23। जब भी हमने ये ESOP डिक्लेयर किया, ग्रांट किया, वो दिन पे जो मार्केट प्राइस है वो ही अपने को पकड़ना है। एनी सब्सिक्वेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन
share prices will be ignored. समझा everyone? यस सर। बाकी लोग समझा क्या? जो भी 1 फरवरी 24, 25, 26 का जो प्राइजेस दिया, मार्केट प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, वो टोटल इग्नोर करना है, वो कंसिडर नहीं करना है। ग्रांट डेट यानी कि 1 फरवरी 23 को जो शेयर का प्राइस रहेगा वही अपना फाइनल रहेगा, उसी के बेसिस पे अपना पूरा एंट्री लिखना है। क्लियर है क्या एवरीवन? ओके सर। हाँ सर। हाँ सर। Okay, great. Now, the next most important condition कि employees expenses equal to market price on grant date minus exercise price, ठीक है? ये ESOP का एक्सपेंस है, यानी कि मार्केट प्राइस ग्रांट डेट पे 100 रुपया था, एक्सरसाइज प्राइस 60 है, तो 40 रुपये का एक्सपेंस है। दिस एक्सपेंस for total number of share will be amortized for vesting period. ठीक है, यानी कि ये जो अपन 40 रुपया पर शेयर का एक्सपेंस है, हमने टोटल कितने शेयर ऑफर किए? तो 500 शेयर ऑफर किए। 500 शेयर एक एम्प्लॉय का, वैसे 100 एम्प्लॉयज है तो 50,000 शेयर हमने ऑफर किया। ठीक है, 500 शेयर इंटू 100, 50,000 शेयर है, हर एक शेयर का 40 रुपया, यानी कि टोटल एक्सपेंस इक्वल टू 100 एम्प्लॉय इंटू 500 शेयर इंटू ₹40। ठीक है, तो 50,000 इंटू 40 कितना होगा? 20 लाख। चेक करो, $20 लाख है। हाँ सर, 20 लाख। 20 लाख। तो ये जो टोटल एक्सपेंस है 20 लाख का विल बी रिकॉर्डेड इन 3 years of vesting period. In 3 years of vesting period, using SLM or based on expected number of employees who will continue for 3 years of vesting period. अगर सबने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो वो केस पे जो 20 लाख का एक्सपेंस है ये सिंपल डिवाइड बाय 3 में करने का, हर साल जो अमाउंट आएगा 6,66,000 का अमाउंट आएगा। ठीक है, वो 6,66,666 वो तुम लोग 3 साल में डिवाइड करोगे और तुम लोग का ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 साल में ये एक्सपेंसेस पीएनएल में चला जाएगा। अगर सपोज तुम लोग को सब में कॉम्प्लिकेशन दिया जो तुम लोग का एग्जाम में आने ही वाला है, तो लोग इन्फॉर्मेशन देंगे कि फर्स्ट ईयर के एंड में HR डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो लोग ने एक इंक्वायरी किया कि कितने एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, कितने एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, कितने एम्प्लॉयज कंटिन्यू करने वाले हैं, कितने एम्प्लॉयज कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो उसका एक एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि ये जो 100 एम्प्लॉय है 100 के 100 एम्प्लॉय 3 साल कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर तुम लोग 1 फरवरी 26 से एक दिन पहले भी अगर जॉब छोड़ दिया, ठीक है, तो भी तुम लोग एलिजिबल नहीं है। 1 फरवरी 26 को अगर कंपनी का एम्प्लॉय हो तो तुम लोग को ESOP मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए कितने एम्प्लॉयज ये 1 फरवरी 26 तक कंटिन्यू करेंगे उसका एस्टिमेशन अपने को दिया रहेगा। अगर वो एस्टिमेशन दिया है तो बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अपन वो एक्सपेंसेस को 3 साल में डिवाइड करेगा। अगर वो नहीं दिया कुछ
तो सिंपल जितना भी टोटल एक्सपेंस है वो अपन 3 साल में डिवाइड करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये ESOP का एक्सपेंसेस वेस्टिंग पीरियड में डिवाइड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सरसाइज पीरियड को इस पे काउंट नहीं करना है। वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, एक्सरसाइज पीरियड 2 महीने का हमने दिया है। ठीक है, ये एक्सरसाइज पीरियड था, ये अपन 2 महीने का दिया था, फरवरी और मार्च, तो वो पीरियड को काउंट नहीं करना है। ऑलवेज वेस्टिंग पीरियड में एक्सपेंसेस को पीएनएल में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो पहले साल का 12 महीना, दूसरे साल का 12 महीना, तीसरे साल का 12 महीना, एक्सरसाइज पीरियड को इसमें काउंट नहीं करना है। 36 मंथ्स पे ये पीएनएल में जाएगा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। ओके सर। ओके, वैल्यू ऑफ ऑप्शन और वैल्यू ऑफ ESOP, ये पार्ट एकदम क्रुशियल पार्ट अपने सम्स का, तो इसको प्रॉपरली समझो। इंड एस ये बोलता है कि ESOP will be recorded based on fair value of option on grant date। ठीक है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन ग्रांट डेट इक्वल टू सपोज 45। ठीक है, तो ग्रांट डेट पे जो एक्सरसाइज प्राइस हम लोग ऑफर कर रहे हैं वो 60 रुपए का कर रहे हैं, 60 रुपए का। शेयर का मार्केट प्राइस 100 रुपया है। ठीक है, मार्केट प्राइस 100 रुपया है और हम लोग जो ESOP दे रहे हैं वो 60 रुपए में दे रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर तुम लोग को इसके साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन दिया कि फेयर वैल्यू कितना है, ठीक है, मैं ये तीनों लिख लेता हूं। एक्सरसाइज प्राइस 60, मार्केट प्राइस 100। ठीक है, तो अब ऐसे केस में एक टर्म और अपन यूज करेंगे जिसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ESOP। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट प्राइस 100 रुपया है, एक्सरसाइज प्राइस 60 रुपया है, इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा 40। फेयर वैल्यू भी अपने को दिया हुआ है, फेयर वैल्यू इक्वल टू ₹45, ये गिवन है। तो हम लोग को ESOP कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल बताया वो 20 लाख रुपया बताया, वो 20 लाख रुपया बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू था। वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे था। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। इंड से बोलता है कि इन अबव कंडीशन record ESOP at fair value, that is at ₹45। 45 रुपीज पे रिकॉर्ड करो, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज फेयर वैल्यू को दिया जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसा नहीं बोल सकते, इंडे से बोलता है कि फेयर वैल्यू पे ही ऑलवेज रिकॉर्ड करो। तो वो केस पे क्या होगा कि कंसिडरिंग फेयर वैल्यू equal to ₹45, issue price of share will be equal to exercise price plus fair value of option, which is equal to 60 plus 45 equal to 105।
In this case, we need to ignore market price of ₹100. कुछ समझा मैंने क्या लिखा? Anybody? कुछ आ रहा है समझ में क्या लिखा मैंने? सर ये जो रुपीस फेस वैल्यू 45 है, वो क्वेश्चन में आपने जो दिया है वो है कि अलग से आया है? ये वाला 45 जो दिया है सब में, फेस तो वैल्यू फेयर नहीं है, वैल्यू फेयर वैल्यू। हाँ, फेयर वैल्यू ऑफ ग्रांट डेट का। ओके। ये सब में गिवन रहेगा। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू अपन हर सब में निकाल सकते हैं, ठीक है। अपने को ऑलवेज मार्केट प्राइस भी दिया रहेगा, एक्सरसाइज प्राइस भी दिया रहेगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी योर इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑप्शन का वैल्यू। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है वो थोड़ा ध्यान से सुनो। हम लोग जो एम्प्लॉयज को शेयर दे रहे हैं वो 100 रुपये का शेयर है, अपन 60 रुपये में दे रहे हैं, तो 60 रुपये तो कैश मिल रहा है कंपनी को, वो एक्सपेंस नहीं है। कंपनी जो डिस्काउंट दे रही है 100 रुपये के सामने 60 रुपये में शेयर दे रही है, 40 रुपये का जो डिस्काउंट दे रही है दैट इज द कॉस्ट टू द कंपनी, ठीक है। तो हम लोग एंट्री कुछ ये टाइप से पास करेंगे कि हम लोग बोलेंगे कि हमने 100 रुपये का शेयर दिया, सामने जो बैंक कलेक्ट हुआ वो सिर्फ 60 रुपया कलेक्ट हुआ, तो जो 40 रुपया नहीं कलेक्ट हुआ दैट 40 रुपीज इज कॉस्ट ऑफ सर्विसेज गिवन बाय द एम्प्लॉय। तो वह एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस करके अपन उसे रिकॉर्ड करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, 100 रुपये का शेयर 60 रुपये में दिया, तो हम लोग जो एंट्री पास करने वाले हैं वो एंट्री में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, वहां पे लिखेंगे 60 रुपया, उतना अपने को मिला। तो इक्विटी शेयर कैपिटल वो अपन लिखेंगे 100 रुपये का, फॉर द टाइम बिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह भी छोड़ दो, 100 रुपये का शेयर हमने दिया, ठीक है। तो जो 40 रुपये अपने को नहीं मिला वो अपन लिखेंगे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। वहां पे आएगा 40 रुपये। तो जो 40 रुपये है ना वो एम्प्लॉइज रिलेटेड कॉस्ट है, वो एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 40 रुपया लिखा वो डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एंड एक्सरसाइज प्राइस, 100 रुपया और 60 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन अगर सबने खुद ही बोल दिया कि जो एम्प्लॉय से हम लोग को सर्विसेज मिल रहा है उसका फेयर वैल्यू 45 रुपीज है, अगर वो अपने को सबने बता दिया, ठीक है, तो ऐसे केस में इंड एस ये बोलता है कि तुम लोग को ये एंट्री कुछ ये वैसे लिखना पड़ेगा। तुम लोग बोलोगे कि तुम लोग को कैश कलेक्ट हुआ 60 रुपया, जो एम्प्लॉयज का बेनिफिट है वो 45 रुपीज का है। इसका मतलब कि जो शेयर तुम लोग इश्यू कर रहे हो वो 100 रुपये का नहीं है, वो 105 रुपये का है। 60 + 45 मिला के 105 रुपया हुआ। तो 105 रुपये का शेयर तूने 60 रुपये में दिया, यानी कि 45 रुपीज का तुम लोग का एक्सपेंसेस है कि जो तुम लोग को सर्विसेज के फॉर्म में एम्प्लॉय से मिला, ठीक है। तो इंड एस ये सेकेंड वाले एंट्री को प्रायोरिटी देने को बोलता है। हाँ, अगर कोई सब में तुम लोग को ये फेयर वैल्यू 45 रुपीज का नहीं दिया तो तुम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को ही, ये 40 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू है और 45 रुपीज फेयर वैल्यू है, तो तुम लोग 40 रुपीज को ही फेयर वैल्यू पकड़ोगे और उसके हिसाब से फर्स्ट वाला एंट्री लिख दोगे, ठीक है। यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू हर सब में तुम लोग के पास रहेगा। अगर फेयर वैल्यू दिया तो इंट्रिंसिक वैल्यू को यूज मत करो, ठीक है। फेयर वैल्यू को यूज करो और शेयर का मार्केट प्राइस इग्नोर करके तुम लोग शेयर का इश्यू प्राइस खुद फाइंड करो। वो कैसे आएगा, तो कितना कैश मिलेगा यानी कि एक्सरसाइज प्राइस प्लस कितना वैल्यू ऑफ ऑप्शन है यानी कि 45, दोनों को ऐड करके तुम को इश्यू प्राइस मिलेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इश्यू प्राइस ऑफ शेयर विल बी इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस प्लस फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। क्लियर है क्या एवरीवन? यस सर। हाँ सर।
बाकी लोग बोलो, क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अभी मैं अलग अलग केसेस बताता हूँ, तो लोग मुझे उस पर हेल्प करो कि क्या होना चाहिए। चलो, फर्स्ट केस, सपोज मार्केट प्राइस तुमको दिया है 150, एक्सरसाइज प्राइस है 120, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन नहीं दिया है, तो तुम लोग इश्यू प्राइस क्या पकड़ोगे? इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा, ईपी मतलब ये एमपीएस माइनस ईपी। बराबर, यानी कि इश्यू प्राइस और शेयर का इश्यू प्राइस तुम लोग 150 पकड़ोगे, ठीक है, और ईसॉप का एक्सपेंस कितना पकड़ोगे? तो वो आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि 150 माइनस 120, 30 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू तुम लोग पकड़ोगे। 30। समझा एवरीवन? हाँ चलो, मार्केट प्राइस सपोज 600 है, एक्सरसाइज प्राइस 400 है, और वैल्यू ऑफ ऑप्शन सपोज 250 है, तो बताओ शेयर का इश्यू प्राइस कितना पकड़ोगे? टू 250। ईसॉप का एक्सपेंसेस 250 आएगा। ईसॉप का एक्सपेंस 250 आएगा, वो अग्रीड, और शेयर का वैल्यू क्या पकड़ोगे? 650. 650, परफेक्ट। 400 एक्सरसाइज प्राइस प्लस 250 फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, यानी कि 650, ठीक है, और ईसॉप का एक्सपेंस कितना? तो वो आएगा फेयर वैल्यू, यानी कि 250, ठीक है, वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू को पकड़ना नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू पकड़ा तो 600 माइनस 400, 200 रुपया होगा, ठीक है, पर 200 रुपया एक्सपेंस नहीं पकड़े गए, एक्सपेंस पकड़े गए 250, विच इज द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है, तो ये 250, और उसके हिसाब से तो अपन शेयर का मार्केट मीन्स इश्यू प्राइस अपन खुद फाइंड करेंगे, जो आएगा 400 प्लस 250 मिला के 650। सिंपल इग्नोर कर दो ये 600 को, उसका सब में कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं रहे, वो जस्ट कंफ्यूज करने को दिया है, उसको इग्नोर कर देने का, ठीक है। नंबर 3, सपोज 50 रुपीज शेयर का प्राइस है, एक्साइज प्राइस है 30, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन सपोज 24 है, तो बताओ इश्यू प्राइस कितना लोगे? 54। 54, परफेक्ट, और ईसॉप का एक्सपेंस 24। 24, फेयर वैल्यू को ही पकड़ना है, ठीक है। लास्ट एक केस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, 200 रुपया मार्केट प्राइस है, एक्साइज प्राइस है 150, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज नॉट गिवन, तो इश्यू प्राइस क्या पकड़ोगे? 200। 200, और ईसॉप का एक्सपेंस 50। 50, फेयर वैल्यू दिया नहीं तो इंट्रिंसिक वैल्यू को ही फेयर वैल्यू पकड़ना पड़ेगा, तो 200 माइनस 150, यानी कि 50 रुपया तुम लोग का ये गिना जाएगा, ठीक है, ये मार्केट प्राइस। क्लियर है एवरीवन? यस सर। Yes. यस सर। ओके, चलो, तो अभी बैकग्राउंड अपना पूरा कवर हो गया। चलो, अभी ईसॉप में 2 टाइप के सम्स कवर हो गए। पहला टाइप, वेस्टिंग पीरियड ऑफ
अप टू 1 ईयर का वेस्टिंग पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ऐसे 2 टाइप के सम एग्जाम में कवर हो गए। एक में वेस्टिंग पीरियड 1 साल से कम रहेगा, कभी 6 मंथ्स रहेगा, 9 मंथ्स रहेगा, या अप टू 1 ईयर रहेगा, और दूसरे में वेस्टिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर का रहेगा। ठीक है, तो ऐसे 2 टाइप के सम्स यहाँ पे कवर हो गए। पहला वेराइटी का सम मैं बताता हूँ। दोनों के बुक में अलग अलग एग्जाम्पल्स वगैरह सब दिया है, वो दोनों को एक बार रीड करना। वो एग्जाम्पल भी दोनों का एमसीक्यूज वगैरह में आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. A company has its share capital divided into shares of 10 each. On 1st April 2004, it granted 10,000 employee stock option at rupees 40 when the market price was rupees 130. The option were to be exercised between 16 December 2004 and 15 March 2005. The company exercised their option for 9,500 shares only. The remaining options lapsed. The company closes its books on 31st March every year. Show journal entries. चलो अभी इसमें मुझे ग्रांट डेट बताओ। फर्स्ट अप्रैल 2004। 1 अप्रैल 2004 जब भी ईसॉप डिक्लेयर किया वो डेट को बोलते हैं ग्रांट डेट। तो 1 अप्रैल 2004। वेस्टिंग पीरियड बताओ। कंडीशन कब से कब तक फुलफिल करना है। एक्सरसाइज का डेट दिया उससे तुमको समझ में आएगा। देखो एक्सरसाइज का डेट क्या दिया है, 16 दिसंबर 2004 से 15 मार्च 2005, बराबर। यानी कि तुम 15 दिसंबर तक अगर कंपनी में जॉब में रहे तो तुम लोग को 16 दिसंबर से लेके 15 मार्च तक शेयर खरीदने का राइट मिलेगा। ठीक है, यानी कि वेस्टिंग पीरियड तुमको कब तक जॉब नहीं छोड़ना है, तो 15 दिसंबर तक जॉब नहीं छोड़ना है, 16 दिसंबर से तुम लोग शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, तो वेस्टिंग पीरियड कब से कब तक का आएगा, 1 अप्रैल 2004 टू 15 दिसंबर 2004। एवरीवन? यस सर। हाँ वेस्टिंग डेट कौन से डेट को तुम लोग एलिजिबल हो जाओगे, 15 दिसंबर 15 दिसंबर 2004 का एलिजिबल हो जाओगे। एक्सरसाइज पीरियड बताओ। एक्सरसाइज पीरियड कब से कब तक तुम लोग शेयर खरीद सकते हो। 16 दिसंबर टू 15 मार्च ना। परफेक्ट, 16 दिसंबर 2004 to 15th मार्च 2004 सॉरी 2005। ठीक है, तो ये 4 महीने में तुम लोग को शेयर खरीद लेना है। एक्सरसाइज प्राइस क्या है, एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपीज। 40। 40 रुपए में शेयर देंगे। मार्केट प्राइस कितना है शेयर का, 130 130। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बताओ। ऑप्शन का फेयर वैल्यू
90। 90 कैसे निकाला 90? नहीं नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दिया ही नहीं है ना सर, नॉट तो गिवन। इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा। तो फेयर वैल्यू को पहला प्रायोरिटी है, अपने को फेयर वैल्यू ही यूज करना है। बट इफ फेयर वैल्यू इज नॉट गिवन तो किस पे इंट्रिंसिक वैल्यू को ही फेयर वैल्यू पकड़ेगा। ठीक है, तो फेयर वैल्यू, सिंस फेयर वैल्यू इज नॉट गिवन, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू ₹130 माइनस ₹40, यानी कि 90। 130 का शेयर 40 पे दे रहे। क्लियर है क्या एवरीवन? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, ऑप्शन कितने शेयर्स पे दिया था? $10,000 का दिया था, पर एम्प्लॉयज ने सिर्फ 9,500 को ही एक्सरसाइज किया है। एक्सरसाइज 9,500। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, सिंस वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे एक ही फाइनेंशियल ईयर में सब कुछ खत्म हो रहा है। हमने जो ईयर में ये ग्रांट किया वो है 2004-5। ठीक है, 2004-5 में ये ग्रांट किया, और एक्सरसाइज कभी हो रहा है तो वो भी 2004-5 में ही हो रहा है। तो जब भी एक ही साल में दोनों का ऑप्शन ग्रांट होके एक्सरसाइज भी हो गया, तो वो साल, वो केस पे दोनों को जितना एक्सरसाइज हुआ उतने का ही एंट्री लिखने का। ग्रांट किया वो काम का ही नहीं है, तो 10,000 को ऑफर किया था, 9,500 एक्सरसाइज हुआ, तो 9,500 का एंट्री अपन फाइनली पास करेंगे, 10,000 को सिंपल इग्नोर कर देंगे। ठीक है, हम लोग 9,500 का एंट्री पास करने वाले। ठीक है, अभी एंट्री कैसे आएगा? चलो देखो, पहला एंट्री डायरेक्टली एक ही एंट्री पे खत्म हो जाएगा। फॉर एक्सरसाइज ऑफ इसोप, एज्यूमिंग कि 15 मार्च का लास्ट डेट था, तो 15 मार्च तक अपना पूरा इसोप एक्सरसाइज होगा। ठीक है, क्योंकि डेट वाइज दिया नहीं कि कितने लोगों ने कभी शेयर खरीदा, क्योंकि आप जो वो लोग बता रहे ना कि 9,500 शेयर एक्सरसाइज हुआ। ठीक है, तो वो सभी लोग एक साथ नहीं आए रहेंगे, कुछ लोग आए रहेंगे 16 दिसंबर को, कुछ लोग आए रहेंगे 31 दिसंबर को, कुछ लोग 15 जनवरी, अलग अलग डेट पे आए रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग को तो समरी के फॉर्म में सभी का एक ही साथ एंट्री पास करना है। तो एज्यूमिंग के 15 मार्च को हमने शेयर दे दिया, हम लोग 15 मार्च को एंट्री पास करेंगे। एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉइज बेनिफिट expenses account debit to equity share capital account to
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एक और यहाँ पे लिख के रखते, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर इक्वल टू ₹130। जो मार्केट प्राइस है वही प्राइस पे अपन शेयर को इश्यू करेंगे, और इसका जो ब्रेकअप है वो ब्रेकअप आएगा ₹10 फेस वैल्यू प्लस ₹120 प्रीमियम। ठीक है, फेस वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ देखो, डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच। शेयर का फेस वैल्यू ₹10। ठीक है, तो जो बाकी है 130 माइनस 10 ₹120 वो आएगा प्रीमियम में। ठीक है, चलो अभी एंट्री में अमाउंट कैसे आएगा देखो। 9,500 शेयर का पैसा अपने को मिलेगा, तो 9,500 इंटू ₹40 अपने को मिलेगा। अपन जो शेयर दे रहे हैं वो 130 रुपये का दे रहे हैं, तो 130 में से ₹10 जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू, तो 9,500 इंटू 10, और जो प्रीमियम है 9,500 इंटू 120 वो जाएगा प्रीमियम। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब ये तुम लोग 130 का शेयर ₹40 में दोगे तो तुम लोग का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, जो होगा 9,500 का ₹90। ठीक है, ये समझा क्या सभी को? एवरीवन? हाँ सर, हाँ हाँ। चलो ये बताओ कितना आएगा 9,500 इंटू 40? 3,80,000। 3,80,000। सॉरी, एक मिनट, सॉरी। हाँ, राइट। यस, 380। ये 9,500 इंटू 90 8,55,000। 8,55,000। ये 95,000 होगा, और ये 9,500 इंटू 11,40,000। 11,40,000। ठीक है, बिंग 9,500 employees stock option exercised at ₹40 when market price ₹130 on। ठीक है, बस ये एक ही एंट्री में सम खत्म। ठीक है, एक और एंट्री आता है, ये जो एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस है जो हमने रिकॉर्ड किया, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट को ईयर के एंड में अपन ट्रांसफर कर देते हैं P&L अकाउंट में। तो एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू P&L, एंट्री आएगा P&L अकाउंट डेबिट, $8,55,000 to benefit expenses account, $8,55,000 being employees expenses transferred to P&L account। शेड्यूल 3 का जो वर्टिकल P&L अकाउंट है वो वर्टिकल P&L अकाउंट में एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस के हेडिंग ही है, जहाँ पे अपन सैलरी वेजेस वगैरह देखते हैं, वही हेडिंग के अंदर ये ESOP का एक्सपेंस भी जाएगा। ठीक है, ओके।
चलो, तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन। ठीक है, ये कितनी बार, ये इतना छोटा सा समय लेकिन ये कितनी बार आया है देखो, 1 2 3, 3 बार आया है। CMA को 2 बार आया है, CA वाले को 1 बार आया है, वो भी 6 6 मार्क, यहाँ पे तो 8 मार्क के लिए। बस एक ही एंट्री और सम खत्म। ओके, अभी D Limited offers employees share at a discount in recognition of their past service. इन रिकग्निशन ऑफ देयर पास्ट सर्विस, यानी क्या पे सर्विस कंडीशन है लेकिन बेस्ड ऑन पास्ट ईयर सर्विस है। इन टोटल 60,000 शेयर्स ऑफ 10 each were accepted and paid by the employees at weighted average price of ₹40, when weighted average market price of the share on the purchase date was ₹60. Past journal entries। फालतू में ये वेटेड एवरेज वगैरह वर्ड यूज हुआ है। 40 रुपए के प्राइस पे शेयर दिया है, शेयर था कितने का, तो 60 का था। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही साल का वेस्टिंग पीरियड है क्या? सब कुछ एक ही साल में खत्म हो रहा है क्या? एवरीवन, पास्ट सर्विस के बेसिस पे शेयर दिया, ऐसा बोला है कि आफ्टर 2 years देंगे, 3 years देंगे वगैरह, इमीडिएट दे रहे हैं ना? यस ठीक है, तो इस पे एक ही साल इन्वॉल्व है। राइट। सेकंड, कि ये सब में फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दिया है क्या? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दिया है? ऑप्शन का फेयर वैल्यू, मैं एक्सरसाइज प्राइस नहीं पूछ रहा हूँ, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दिया है क्या? नहीं दिया है। नहीं दिया, तो नॉट गिवन। अगर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन नहीं दिया तो वो केस पे है फेयर वैल्यू इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, 20 रुपीज आएगा क्या? बराबर 60 माइनस 40, 20 रुपीज। तो 20 रुपीज के हिसाब से दोनों का एंट्री पास करना है। कितने शेयर है? तो 60,000 शेयर है। ठीक है, एक ही एंट्री में खत्म हो जाएगा। एंट्री तुम लोग ये लिखो, राइट हुआ एवरीवन? Yes, sir. Right.
ओके, अभी आगे के जो सम्स है वो मल्टीपल इयर्स वाले रहेंगे, यानी कि वेस्टिंग पीरियड एक से ज़्यादा साल करेगा, 2 साल 3 साल वगैरह। तो उसका वर्किंग कैसे करना है वो अपन अभी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो 10 मिनट में अभी होगा नहीं, ठीक है।